अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.1 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। कैलकुलेट द टॉर्क exerted on the square loop shown in figure this one due to the circular loop। ठीक है। assume R is much larger than AR B। if the square loop is free to rotate what will be its equilibrium orientation। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हमने टार्क फाइंड करना है स्क्वायर लूप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिखाई गई है। ये देखें, ये हमारे पास फिगर है, ये स्क्वायर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। इस स्क्वायर लूप पे हमने क्या है, टार्क फाइंड करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। अब अगर आपने मेरे पीछे प्रॉब्लम्स देखे हैं पहले सॉल्व, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब हम टार्क फाइंड करने लगते हैं तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो एक्सटर्नल लेते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर लूप होगा और एक ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप होगा। तो स्क्वायर लूप पे हमने टार्क फाइंड करना है, तो हमारे पास जो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने क्या है, यहाँ पे टार्क का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, जो सर्कुलर लूप है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m1 है, और जो स्क्वायर लूप है उसका m2 है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड b2 है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ कंसीडर करनी है वो हमने इसके एक्सिस डेजिग्नेट कर देने हैं। ठीक है, जब हम इसके एक्सिस डेजिग्नेट करेंगे तभी हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स वाई और जी क्या है शो कर दिए हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है वो आउट ऑफ द पेज है, तो ये इस तरह है। तो अब हमने क्या है, इस स्क्वायर लूप के ऊपर टॉर्क फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी का लेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो दूसरी लूप का लेंगे, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले ये जो B1 है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है किस वजह से, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब हमने डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में फाइंड किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो उसका हमारे पास क्या फार्मूला था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 1/r³ इंटू 3m1 डॉट r यूनिट फैक्टर इंटू r यूनिट फैक्टर माइनस m1। यहाँ पे ये वेक्टर में था, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पे आपने इसको स्केलर नहीं, ये वेक्टर है m1 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो r यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है r। ठीक है, तो r यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कौन सी है, y एक्सिस। तो यहाँ पे r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू y यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। और जो m1 की डायरेक्शन है यहाँ पे हम फिगर में से देख सकते हैं, सर्कुलर रूप के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m1 है, और m1 के लिए हमने अबव के लिए z डायरेक्शन ली हुई है, तो m1 इज इक्वल टू m इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m1 इंटू जी कैप, एंड m2 जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास y यूनिट फैक्टर में है, तो m2 की जगह हम वो पुट कर देंगे। अब सिंपली पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए r यूनिट फैक्टर और y यूनिट फैक्टर को आपस में रिप्लेस करेंगे। तो जब इनको रिप्लेस करेंगे तो m1 की वैल्यू और m2 की भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो z डॉट y कैप हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि z और y हमारे पास क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और डॉट प्रोडक्ट में अगर दो हमारे पास टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो बन जाता है। तो ये ज़ीरो बन गया है, यहाँ पे ये माइनस m1 z कैप, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो B1 इस तरह हमने फाइंड कर लिया। अब B1 की ये वाली वैल्यू, अब हमने जो ओरिजिनल फार्मूला लिखा था उसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया था उसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और m2 की वैल्यू भी पुट कर दी, उसकी डायरेक्शन भी साथ में मेंशन कर दी। अब ये जो m1 और m2 हैं ये कैसे फाइंड करने हैं ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इनको भी एक फार्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या है, सिंपली जो मैंने सब चीज़ों को इकट्ठा करके लिख लिया है, और y
कैप क्रॉस जी कैप लिख दिया है, ठीक है, जो हमारे पास किस चीज़ के एक्स कैप के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास टार्क होगा वो हमारे पास आ जाएगा -μ0/4 पाई इंटू m1 m2 ओवर आर क्यूब एक्स कैप यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से मैंने आपको बताया है कि m1 और m2 कैलकुलेट करने हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसको कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है दोनों को, m1 इज इक्वल टू आई इंटू इंटीग्रेशन अपॉन डी ए। जो m1 हमारे पास है वो एक स्केयर सर्कुलर लूप है और उसका रेडियस हमें ए फिगर में बताया गया है। तो उसका रेडियस अगर हमारे पास ए है तो सर्कल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्केयर। इन दिस केस रेडियस इज ए, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑन डी ए इज इक्वल टू पाई ए स्केयर। तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई। अब हमने m2 कैलकुलेट करना है, वो भी सेम इसी फार्मूला से, लेकिन जो m2 है हमारे पास वो स्केयर लूप थी। तो स्केयर के लिए हमारे पास जो उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो हमने क्या है b, उसकी लेंथ और विड्थ क्या थी, b ही थी, तो b ज़रा b वो b स्केयर बन जाएगा। तो m1 और m2 की वैल्यू क्या है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये मैंने पुट कर दिया है आई पाई ए स्केयर इंटू आई बी स्केयर। तो ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टार्क हमारे पास है वो आ जाएगा -μ0/4 इंटू आई ए बी का स्केयर ओवर आर क्यूब एक्स कैप यूनिट वेक्टर। अब जो दूसरी चीज़ हमने बतानी थी वो बतानी थी कि इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, ठीक है, वो बतानी थी। यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं। If the square loop is free to rotate, what will its equilibrium orientation? अगर हमारे पास जो स्क्वायर लूप थी वो फ्री टू रोटेट है तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन उसकी बतानी है, वो किस डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास अगर वो फ्री टू रोटेट है तो हमारे पास क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन जो टॉर्क होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। और ये किस केस में ज़ीरो हो सकता है, तो टॉर्क हमने किस फार्मूला से फाइंड किया है, m2 क्रॉस b1। तो यहाँ से m2 क्रॉस b ये होता है mb साइन ऑफ थीटा। और ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब m2 और b1 आपस में क्या है, पैरेलल होंगे। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। अब अगर हम देख लेते हैं कि b की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, अभी हमने फाइंड की थी, वो थी नेगेटिव z डायरेक्शन। तो अब अगर हमारे पास b की डायरेक्शन नेगेटिव z थी तो m2 भी हमने उसके पैरेलल ही लेना है। तो जो हमारे पास m2 की डायरेक्शन आएगी वो भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव z डायरेक्शन ही आएगी। सो फाइनल ओरिएंटेशन इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6.1। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पीछे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।